तो उनका 12,000 मंथली चार्जेस रखता हूँ। वही यहाँ एडमिट का भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। अगर कोई दूर दराज से आते हैं, उनको एडमिट होना है ट्रीटमेंट के लिए, तो उनके लिए भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। मसल वेस्ट हो जाता है, मसल वेस्ट होने के कारण स्ट्रेंथ लॉस होता है, और एक में मसल स्ट्रेंथ वैसा ही रहता है, स्पासिटी डेवलप कर जाता है। तो दोनों का एक्सरसाइज अलग अलग हो गया। तो जो कुछ फिजियोथेरेपिस्ट भी नहीं है कि कल भी मैं वही कराऊंगा। आज अगर आपका रिकवरी हुआ है तो कल स्टेज चेंज होगा, फिर इसके नेक्स्ट स्टेप में जब देखेंगे तो फिर आपका स्टेज चेंज होगा। ऐसे कर करके हमें रिकवरी लाया जाता है। तो पेन से रिलेटेड प्रॉब्लम को तो क्योर किया ही जाता है, लेकिन मेरा मानना है कि पेन तो कहीं पे भी आप एक्यूप्रेशर कराते हैं उसमें भी आपको रिलीज कर देगा। मैं नहीं कुछ कर पा रहा हूँ, उनको सिर्फ मैं खाना खिला रहा हूँ, चुपचाप मेरे घर में बैठे हुए हैं, तो ये मुझे ठीक नहीं लग रहा था। तो मुझे लगा कि क्यों ना फादर को इनका गाँव, इनका देश लौटाया जाए। तो मैं अपने फादर के लिए वहां से जब लगा, पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप कभी भी किसी भी वक्त जब नेचुरली एक्टिविटी अपने बॉडी में नहीं पाते हैं तो आपको याद आता है कि डॉक्टर के पास चलना चाहिए, दिखाना चाहिए, या फिर कभी आपका एक्सीडेंट हो जाता है, आप एक्सीडेंट के बाद इलाज कराते हैं, पैर की हड्डी, हाथ की हड्डी, या फिर कहीं पे ऐसा जगह पे फ्रैक्चर कर जाए जिससे समस्याएं बढ़ जाती हैं। आप जाते हैं, इलाज कराते हैं, ट्रीटमेंट होता है, उस हड्डी को जोड़ने का काम किया जाता है, हड्डी तो जुड़ जाती है, लेकिन क्या पहले जैसी एक्टिविटी आप जुड़े हुए हड्डी या टूटे हुए बॉडी के साथ कर सकते हैं? उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ता है फिजियोथेरेपिस्ट की। पटना में कई ऐसे फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो इस काम को कर रहे हैं, लेकिन राजधानी पटना में एक ऐसे भी फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो आपके दर्द, आपके जो टूटे हुए हड्डी हैं उसे नेचुरल बनाने में बहुत कम समय लेते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट हमारे साथ डॉक्टर कन्हैया जी मौजूद हैं। जेटी डिसेबल्ड केयर न्यूरो एंड ऑर्थो रिहैब फिजियोथेरेपी सेंटर इनका कंकड़बाग में है, और पटना में एक और फिजियोथेरेपिस्ट में शुमार ये हो चुके हैं। इनकी चर्चा बहुत ही ज़्यादा हो रही है क्योंकि हमने इनके बारे में कई बार सुना है। काफ़ी कम समय में मरीजों का इलाज कर देते हैं, उनके जो नेचुरल्स एक्टिविटी थे पहले के वो लौटा देते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भारत लाइव पे। हमारे साथ कन्हैया जी मौजूद हैं। पटना में आप आए हैं, हाँ, नया आपने जेटी डिसेबल्ड केयर जो है उसकी शुरुआत की है। पहले तो इसके बारे में मुझे बताइए दोस्तों। ये जेटी डिसेबल्ड केयर जो मैंने यहाँ पे नाम दिया था, यहाँ फिजियोथेरेपी सेंटर बहुत हैं और सभी ने अपना यहाँ पे नाम रखा था। एडवांस फिजियोथेरेपी सेंटर, न्यूरो फिजियोथेरेपी सेंटर, ऑर्थो फिजियोथेरेपी सेंटर। ये ऑर्थो, न्यूरो, ये सब फिजियोथेरेपी में देखा जाए तो सब के सब मिक्स हैं एक साथ ही। अगर हमें ऑर्थो का केस मिलेगा तो हम ऑर्थो को भी वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे न्यूरो को ट्रीट करते हैं। अब इसको पार्ट इन दिनों बना दिया गया, जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले जब मैं कभी इससे पहले ट्रीटमेंट किया करता था तो उस टाइम बस फिजियोथेरेपिस्ट हुआ करते थे, ऑर्थो केस भी वही देखते थे, न्यूरो भी वही देखते थे, और अगर मस्कुलर कोई प्रॉब्लम हुआ तो भी वही देखा करते थे। लेकिन इन दिनों पार्ट कर दिया गया, और यहाँ पर मैंने जेटी जो नाम दिया है, ये जेटी मेरी मदर का नाम है। तो ये मैंने अपनी मदर के नाम से दिया। डिसेबल्ड केयर मैंने यहाँ पे इसलिए दिया क्योंकि मैंने यहाँ देखा है कि फिजियोथेरेपी लोग कराते हैं। फिजियोथेरेपी कराने में उनको लगता है जब पेन होगा ना तभी फिजियोथेरेपी होगा, जबकि ऐसा नहीं है। हम जब किसी भी विकलांग को देखते हैं, जैसे किसी का पोलियो हो गया, अगर माइल्ड पोलियो हुआ रहा और उसका डिसेबिलिटी आके रखा है, किसी भी कारण से अगर किसी का भी कोई डिसेबिलिटी आता है तो फिजियोथेरेपिकल के थ्रू उसको भी ठीक किया जा सकता है। किसी बच्चे को देखता हूँ, वो जब चल रहे हैं तो चल रहे हैं, लड़खड़ा के चल रहे हैं, अदर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो बचपन से ही अगर देखा जाए तो कुपोषण का शिकार बोल सकते हैं। इसके कारण भी उनका जॉइंट वगैरह वैसा नहीं प्रॉपर डेवलप कर पाता है, जो बाद में उनको जाके कॉम्प्लिकेशन ये लेके आता है। लेकिन इसमें मैंने डिसेबल्ड इसलिए नाम जोड़ दिया ताकि उन जैसे लोगों के लिए भी मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ कर सकूँ, उन्हें भी मैं क्योर कर सकूँ, ना सिर्फ पेन मैनेजमेंट के लिए, ना सिर्फ स्ट्रोक केस के लिए, ना सिर्फ पार्किंसंस के लिए। मैं चाहता हूँ कि अगर ट्रीटमेंट ही हो तो वो सभी डिसेबल्ड केस जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं, जैसे आइज़ के प्रॉब्लम को लेके अगर कोई डिसेबल्ड है तो ये केस मेरा नहीं है, ये मैं नहीं ठीक कर सकता। लेकिन अगर फिजिकल कोई चैलेंज्ड हैं तो उनको मैं रिकवर करने का पूरा प्रयास करूंगा, और मैं प्रयास करता भी हूं। कई सारे केस को मैंने रिकवर भी किया है। मैंने फिजियोथेरेपी में अपना लगभग 16 साल दिया है।
इन 16 साल के केस में मैं 16 साल से सिलीगुड़ी में ही था और सिलीगुड़ी में ही मैंने ट्रीटमेंट दिया है। अच्छे अच्छे लोगों के बीच में रहा हूँ, अच्छे अच्छे लोग मुझे जानते हैं और किसी कारण से अपना बिहार है, बस बिहार रिटर्न मुझे आना था, इसी के लिए मैं फिर से कहाँ के रहने वाले हैं बिहार में? मैं बिहार में खगड़िया डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। खगड़िया डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, लेकिन मैंने अपना पढ़ाई भी स्टेट मेडिकल फैकल्टी ऑफ वेस्ट बंगाल से ही किया था और उधर ही जब पढ़ाई किया तो पढ़ाई करने के बाद मैं उधर ही सेटल हो गया। उधर ही मैंने अपना जॉब भी किया, उधर ही मैंने अपना फिजियोथेरेपी का बेस भी स्टार्ट किया। काफ़ी अच्छा वहाँ पे सब कुछ स्टेबलाइज्ड हो गया। पटना क्यों आए आप? पटना आने का रीज़न था मेरे फादर अप्रॉक्स 80+ हैं। अब एक बेटे होने के नाते अब मुझे लग रहा था कि नहीं, फादर के लिए जो मुझे अचीव करना था, मैंने अपना घर वगैरह जितना मुझे करना था मैं सब कुछ कर लिया। मेरे बच्चे अच्छे एजुकेशन ले रहे हैं, लेकिन फादर के लिए मुझे लग रहा था कि मैं नहीं कुछ कर पा रहा हूँ। उनको सिर्फ मैं खाना खिला रहा हूँ, चुपचाप मेरे घर में बैठे हुए हैं, तो ये मुझे ठीक नहीं लग रहा था। तो मुझे लगा कि क्यों ना फादर को इनका गाँव, इनका देश लौटाया जाए। तो मैं अपने फादर के लिए वहाँ से जब लगा कि नहीं, अब इनका एज भी हो रखा है, अब बेटे के नाते अगर मैं इतना भी नहीं कर सकूं तो फिर मेरे लिए बेकार है। तो मैंने वहाँ पे सब कुछ अपना वाइंड अप किया। पापा को जब मैंने बोला कि आप चलना चाहते हो तो पापा ने कहा अगर मुझे लेके चलते हो तो काफ़ी अच्छा है। तो मैं इसी के लिए फिर कुछ नहीं सोचा, सीधे फादर को लेके, अपने फैमिली को लेके, सभी को लेके मैं यहाँ घर आ गया। घर पे आके फिर उनको अब यहीं पे काफ़ी अच्छा मन भी लग रहा है। आपने पटना में किया है फिजियोथेरेपी, किस किस तरीके का ट्रीटमेंट आप करते हैं? मैं फिजियोथेरेपी में कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं बचा है जो मैंने अभी तक फ़िलहाल किया नहीं हो। और इसमें मोस्टली मैं सबसे ज़्यादा केस जो देखा हूँ वो या तो हेमरेज का है या फिर स्लिप डिस्क का है। स्लिप डिस्क के केस में भी कई सारे स्टेज होते हैं जो लोगों को पता नहीं होता। साधारण सा लो बैक पेन रहेगा, वो कहीं दिखाने जाएंगे, उनको स्लिप डिस्क बता दिया जाता है, जबकि हर केस स्लिप डिस्क नहीं होता। स्लिप डिस्क का मतलब ये डिस्क जब स्लिप कर गया हो तभी स्लिप डिस्क। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैक में पेन हो रहा है, स्लिप डिस्क बता दिया हो गया। वो रिडक्शन, बोनी रिडक्शन के कारण भी पेन हो सकता है, डिस्क में बल्जेशन के कारण भी हो सकता है, वहाँ पे आर्थोपैथी भी हो सकता है, अदर ऑस्टियोफाइट्स भी आके जमा होकर वो कॉम्प्लिकेशन को ला सकता है। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग पेन रहता है, लेकिन सभी स्लिप डिस्क का नाम लेके अपना अपना जैसे जो जिसका चल रहा है वो अपना कर रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता कि फिजियोथेरेपी में एक्चुअली होता क्या है, तो आप कृपया दर्शकों को समझाइए फिजियोथेरेपी एक्चुअली में क्या है। फिजियोथेरेपी ये आपके लाइफ एक्टिविटी को बनाता है। अगर आपके लाइफ में कोई भी एक्टिविटी ऐसा है जो नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल एक्टिविटी को नॉर्मल बनाने के लिए फिजियोथेरेपी किया जाता है। इसमें आपका सारा कुछ आ जाता है, आपसे बोन से रिलेटेड भी इशू आ जाता है, नर्वेटिक अगर इशू है तो ये भी आ जाता है, और मसल से रिलेटेड इशू है तो ये भी आ जाता है। ये तीनों चीज़ ही आ जाता है। अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम रहता है इन तीनों चीज़ों में, तो आपको वो फिजियोथेरेपिस्ट आराम से क्योर करके आपको फिर से आपके डेली एक्टिविटी में ला सकते हैं, जैसे आप पहले थे वैसे ही थे। इसमें आपका पेन मैनेजमेंट भी आ जाता है। अगर किसी को पेन है तो पेन से रिलेटेड प्रॉब्लम को तो क्योर किया ही जाता है, लेकिन मेरा मानना है कि पेन तो कहीं पे भी आप एक्यूप्रेशर कराते हैं उसमें भी आपको रिलीज़ कर देगा, योगा कराते हैं उसमें भी रिलीज़ कर देगा, नेचुरोपैथी कराते हैं उसमें भी रिलीज़ कर देगा, लेकिन आपको रिकवर उस टाइप का नहीं करेगा कि आप ये बोल सके कि मैं 100% रिकवर हो गया। अब आप जाएंगे कहीं, आपको बोल देगा आर्थराइटिस है नी में, तो बोल दिया जाएगा घुटना मत बोड़िएगा, पलाती नहीं मारना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। तो फिजियोथेरेपिस्ट का काम ये नहीं है कि वो आपको ये बोल दे कि ये नहीं करना है। अरे भाई, अगर मुझे पेन है और मैं उस चीज़ को मोड़ूंगा ही नहीं तो मुझे फिर पेन क्यों होगा, फिर तो मैं ठीक ही हूँ। तो फिजियोथेरेपिस्ट का काम है जो चीज़ आप नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ को फिर से लाना। अगर आप पलाथी मार के नहीं बैठ पा रहे हैं तो आपको फिर से मैं उसी स्टेज पे ला दूं कि आप फिर से वैसे ही अपना बैठ पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, सब कुछ कर पा रहे हैं। यही फिजियोथेरेपिस्ट का काम है। ये नहीं कि बैक पेन है तो सामने मत झुको, पीछे मत झुको। मोस्टली स्लिप डिस्क के केस में ये देखा गया है कि बोल दिया जाता है आप सामने की तरफ फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करेंगे। अब फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं किया जाएगा तो कितना दिन तक आदमी बिना फॉरवर्ड बेंडिंग किए रह सकता है? किसी न किसी दिन चादर बिछाना हो सकता है, किसी न किसी दिन झाड़ू लगाना हो सकता है, किसी न किसी दिन कुछ उठाना हो सकता है, बच्चे को उठाना हो सकता है। हमारा लाइफ ऐसा है, बिना सामने झुके हम अपने लाइफ को चला ही नहीं सकते। हम रोबोट नहीं है, इंसान है। इंसान है तो हमें झुकना ही पड़ेगा। अच्छा, तो ये फिजियोथेरेपी मान लीजिए तो आप ये करा रहे हैं, इसके लिए तो बहुत सारे एक्सरसाइज भी हैं, लोग उसे एक्सरसाइज के थ्रू या योगा के थ्रू भी कर सकते हैं। हाँ। फिजियोथेरेपी की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि फिजियोथेरेपी में कंडीशन ऐसा होता है जैसे स्लिप डिस्क है, तो डिस्क तो आगे भी खिसक सकता है, पीछे भी खिसक सकता है। तो अपने को ये देखना होता है कि डिस्क किस साइड खिसका है। अगर आगे खिसका है तो एक्सटेंशन नहीं कराना है, अगर पीछे खिसका है तो फ्लेक्शन नहीं कराना है। तो ये अपने को देख के, अपने MRI देखते हैं या एक्सरे देखते हैं, एक्सरे में देख के बोन का पोजीशन देख लिए और अपने ब्रेन में ही बनाना होता है। ब्रेन में ही बना रहे। जब हम एक्सरसाइज करा रहे होते हैं आपको देखने में लगेगा ये एक्सरसाइज है, एक्चुअल में हमारे ब्रेन में वो पिक्चर बन रहा होता है कि अभी इनका बॉडी का मूवमेंट जो हो रहा है इसके अकॉर्डिंग वो बोन कैसे मूव कर रहा होगा, वो बोन कैसे मूव कर रहा होगा, कितना उसको मूव कराना है, कितना उसको चाहिए। ये नहीं कि ज़बरदस्ती तोड़ मरोड़ के कुछ से कुछ करके निकल लिए।
ऐसा नहीं है, उसका अपना एक रेंज ऑफ मोशन है, इतना ही हमें करना है आज, इसके बाद जब वो रिकवर हो गए तो कल मुझे कितना करना है, इसका अलग प्रोसीजर बनेगा। एक किसी को अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो आज जो मैं आपको एक्सरसाइज करा रहा हूँ ये जरूरी नहीं है कि कल भी मैं वही कराऊंगा। आज अगर आपका रिकवरी हुआ है तो कल स्टेज चेंज होगा, फिर इसके नेक्स्ट स्टेप में जब देखेंगे तो फिर आपका स्टेज चेंज होगा। ऐसे कर करके हमें रिकवरी लाया जाता है। उसमें फिर आपका फर्स्ट पेन मैनेजमेंट के लिए रेस्ट ज़्यादा दिया जाता है, कुछ मशीन का यूज़ किया जाता है। सेकेंड टाइम जब आपका पेन थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा तो हमें आपके मसल को और बोन को दोनों को ठीक करना होता है। इसके लिए फिर एक्सरसाइज होता है आपका, जिसमें ज़्यादातर स्ट्रेचिंग होता है, स्ट्रेचिंग, पेसिव मूवमेंट। उसके बाद लास्ट में होता है आपका स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, जिसमें कि हम आपके मतलब आपको एक ऐसे स्टेज पे लाने का ट्राई करते हैं कि मसल स्ट्रेंथ बना दो भाई हड्डी, ताकि इधर उधर फिर से न खिसक के अगले को फिर से प्रॉब्लम हो जाए। तो ये 3 स्टेज में ट्रीटमेंट चलता है। अगर एक ही टाइप का करेंगे तो फिर कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, जो कि योगा में संभव नहीं है। वहाँ अगर करेंगे तो एक ही टाइप का एक्सरसाइज जो आज हो रहा है वो कल भी करेंगे, 1 महीने बाद भी करेंगे, 2 महीने बाद भी करेंगे। फिजियोथेरेपी में ऐसा नहीं होता। अच्छा, तो ये बताइए डॉक्टर साहब कि आपके पास अगर कोई पेशेंट आते हैं फिजियोथेरेपिस्ट के केस लेकर के, वो कौन कौन से ऐसे केस लेकर के आए जिसको आप चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं? मैं स्लिप डिस्क के केस को, मसल स्ट्रेन के केस को, अगर किसी का सर्वाइकल स्पॉन्डालाइटिस है तो ये केस को, सर्वाइकल से रिलेटेड कोई भी केस रहे मेरे लिए बहुत इजी है इसको ठीक करना। चाहे उनको चक्कर आ रहा हो या काफ़ी सीवियर पेन हो, नेक का मूवमेंट हो गया हो, मतलब बोनी कार्वेचर चेंज हो गया हो, तो ये सब केस मेरे लिए काफ़ी इजी है ठीक करना। स्लिप डिस्क, ये सब केस मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा इजी रहता है क्योंकि मैंने स्लिप डिस्क का केस बहुत ज़्यादा देखा है, बहुत ज़्यादा देखा है। लोगों को जानता हूँ किस कारण से क्या एक्टिविटी में क्या प्रॉब्लम आएगा और क्या अपने को रिकवर करना, ये बढ़िया से जानता हूँ, इसीलिए मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं आता। फिर स्ट्रोक के केस में, स्ट्रोक जब भी किसी को होता है, हेमरेज के केस में आप मोस्टली देखिएगा कि किसी का स्ट्रोक हुआ, किसी का देखेंगे कि 1 महीने में चल लिया, किसी का देखेंगे 3 महीने तक नहीं चल पाया, किसी का देखेंगे सालों भर तक नहीं चल पाया। तो इसमें भी अलग अलग केस है, अलग अलग। जैसे अपने को अगर हेमरेज होता है, स्ट्रोक भी 2 टाइप का होता है, एक में आपका स्पास्टिक डेवलप हो जाता है, एक में फ्लैसिड होता है। तो हमारा ब्रेन में जो अपर पार्ट में अगर अटैक होगा तो वो स्पास्टिक केस लाएगा, जिसमें हाथ पूरा कड़ा रहेगा, पेशेंट पार्टी का हाथ ऐसे मुड़ जाएगा, फिर ऐसे मुड़ जाएगा, ये इस टाइप का हो जाता है। तो इस केस में रिकवरी थोड़ा स्लो होता है। और एक केस में देखेंगे हाथ पूरा ऐसे झूला होगा, आप ऐसे उठाएंगे धराम से ऐसे गिर जाएगा, ये फ्लैसिड केस है। वो ब्रेन के निचले हिस्से में स्ट्रोक आया है या फिर हेमरेज आया है, तब वो ऐसा केस आता है। तो उस केस को रिकवर करना ज़्यादा आसान होता है। तो यहाँ पे कई सारे ऐसे फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो इन चीज़ को नहीं जान पाते कि भाई ये फ्लैसिड है कि स्पास्टिक है, इसमें क्या कराना होगा, इसमें क्या कराना होगा। दोनों का अलग अलग रोल है, दोनों में अलग अलग एक्सरसाइजें होती हैं। एक में स्ट्रेंथनिंग ज़्यादा कराना होता है, एक में मसल वेस्ट हो जाता है, मसल वेस्ट होने के कारण स्ट्रेंथ लॉस होता है, और एक में मसल स्ट्रेंथ वैसा ही रहता है, स्पासिटी डेवलप कर जाता है। तो दोनों का एक्सरसाइज अलग अलग हो गया। तो जो कुछ फिजियोथेरेपिस्ट भी नहीं जानते, जिसके कारण उस पेशेंट को जल्दी रिकवर नहीं कर पाते, तो अपने को ये सब केस करने में मज़ा आता है। अच्छा, एक सवाल है, पटना में इतने सारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आप ही को लोग क्यों चुनेंगे? अब ये तो मैं नहीं बोलूँगा कि सिर्फ मुझे ही चुने। कुछ ऐसा स्पेशल होगा भाई, आप इतने दिन तक बिहार से बाहर काम किए हैं, वहाँ की एक्टिविटी और बिहार के लोगों का एक मेंटली सेटअप होता है कि भाई ये डॉक्टर साहब आएंगे तो ऐसा ही कर देंगे, ठीक हो जाएगा। कुछ तो स्पेशल आप लाए होंगे, तभी तो लोग आपके पास आएंगे। इसका कारण एक तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि मैं यहाँ पे कई सारे फिजियोथेरेपिस्ट से मिला हूँ, मैं कई सारे इंस्टीट्यूट में गया हूँ जहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट की पढ़ाई होती है। तो मैं उन इंस्टीट्यूट में जब गया हूँ तो देखा यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट की पढ़ाई होती है, लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट को कभी भी ऑर्गन वगैरह देखने के लिए मिला ही नहीं है। कभी वो हड्डी का शेप वो देखे ही नहीं है। वो जो देखे हैं पिक्चरों में देखे हैं, या ऐसे डमी रहता है उस डमी के थ्रू देखे हैं। मैंने लाइव देखा है, मैंने डाइसेक्शन खुद से किया है। मैं मॉर्ग में जाके अपना ज़्यादा टाइम वहाँ बिताया करता था, मैं ऑर्गन के साथ खेला हूँ। तो मुझे ये मेरे ब्रेन में एक इमेज बन जाता है कि इसको मुझे ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, जो अदर के पास नहीं। कितना डिग्री घुमाएंगे तो हड्डी ठीक हो जाएगी। हाँ, कितना डिग्री, हाँ, मैंने एक एक नर्व्स को खींच के देखा है कि इसमें मैं कितना तक स्ट्रेंथ लगा सकता हूँ जिसमें इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा। जैसे अगर ज़्यादा खींचा गया तो वहाँ पे स्प्रेन होने का चांसेस हो सकता है, लिगामेंट टेयर होने का चांसेस हो सकता है। जितना मोड़ना है उससे ज़्यादा प्रेशर दे दिया, लिगामेंट टेयर हो जाएगा। पेशेंट को थोड़ी पता चलेगा उसको टेयर हो गया। हार्ड से हार्ड केस आपने झेले हैं। हाँ। तो कौन सा ऐसा आपके पास, कौन सा ऐसा केस आया होगा जो अब तक आपको लगा कि अरे यार थोड़ा सा टफ है मेरे लिए, कंपटीशन है इसमें, तो उसको आपने निकाला हो ऐसा कोई? एक बच्चे को मैंने देखा था, वो बच्ची उस टाइम 9 साल की थी। 9 साल की बच्ची को मैंने देखा था, सिलीगुड़ी में ही देखा था। वो मेरे लिए लाइफ का सबसे क्रिटिकल केस एक वो था। तो उसमें मैंने देखा था उस बच्ची को सेप्टिसिमिया हुआ था। तो बाय बर्थ जो उसको सेप्टिसिमिया हुआ था, जिसके कारण 9 साल तक उसका लेग पूरा
स्ट्रेट था, एकदम स्टैंडिंग ऐसे। हाँ, वो बैंड नहीं कर पा रही थी। तो उसकी मदर जब एक बार बाहर की तरफ आती है तो मैंने उसको ऐसे बाहर में रोते हुए देखा, तो मैंने उससे पूछा था क्या हुआ। तो थोड़े डाउन फैमिली से बिलोंग कर रही थी, मतलब मजदूर क्लास की थी। तो मैंने उससे पूछा बताओ क्या प्रॉब्लम है। तो उसने बताया कि उसकी बेटी का ऐसे ऐसे लेग स्टैंड है, लेग स्टैंड है, ये बैंड नहीं कर सकती, और उनको कई सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया। इवन कि मेरे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे वो, उन्होंने भी ना कर दिया कि इसका कभी भी लाइफ में बैंड नहीं होगा पैर, और ये अब ऐसे ही रहेगी, तुमको भी इसको ऐसे ही करके लेके चलना होगा, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। इवन कि ऑपरेट भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका एक लेग ठीक था, दूसरा लेग पूरा सूख चुका था, दूसरे में मसल फाइबर पूरा सूख चुका था। तो वो जब मैंने उसको देखा था तो मैंने उसको यही बोला था ठीक है मैं अपने तक ट्राई करता हूँ, इसको मैं कहाँ तक ठीक कर सकता हूँ। तो उस केस को मैंने, हालांकि मुझे उसको ठीक करने में 3 महीने लग गए थे, मैंने उस केस को 3 महीने में ठीक किया, लेकिन उसको कम्प्लीटली ठीक करके छोड़ा था। वो लड़की को मैं उस पोजीशन, उसके माँ बाप का प्रॉब्लम यही था कि बच्चा है अभी से ही, अगर बैठ नहीं पाएगी तो उसका यूरिनेशन कैसे होगा, टॉयलेट वगैरह कैसे जाएगी, उसके बाद कुछ दिनों के बाद मैरिज करेंगे तो हम कैसे करेंगे, ये उनका बहुत बड़ा टेंशन था। तो मेरे लिए भी थोड़ा टेंशन हो गया कि जात की लड़की, तो फिर इसको तो रिकवर करना अपने को बनता है, जितना भी अपने एक्स्ट्रा लगा पाएँ एफर्ट। तो मैंने अपना एफर्ट लगाया, एफर्ट लगा के उस केस को 100% रिकवर किया, जिसके एवज में उस केस से मैंने कुछ भी, एक भी पेमेंट नहीं लिया था, मैंने उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट दिया था। मैंने उसको ठीक भी किया। ठीक करने के बाद उसके घर वाले एक दिन मेरे पास आते हैं, मुझे बुलाते हैं, और मुझे नहीं चाहते हुए भी जबरन उन्होंने मुझे 500 रुपये का नोट दिया था, जो मेरे लिए एक प्राइज़ के तौर पे था। तो मैंने उस पैसे को लिया, लेके फ्रेम कराया, फ्रेम करा के मैंने काफ़ी दिनों तक सिलीगुड़ी में। पटना में आए हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट, आप कितना फ़ी आपका कितना है ये बताइए। यहाँ पे अगर कोई ओपीडी के लिए आते हैं तो ओपीडी का फ़ी चार्जेस 500 है। वही अगर उनको मैं मंथली करता हूँ तो उनका 12,000 मंथली चार्जेस रखता हूँ। वही यहाँ एडमिट का भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। अगर कोई दूर दराज से आते हैं, उनको एडमिट होना है ट्रीटमेंट के लिए, तो उनके लिए भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, जिसमें कि उनको सभी तरह का यहाँ सुविधा मिलता है। प्रॉपर उनको 3 टाइम्स एक्सरसाइज करवाया जाएगा, साथ में ये 3 टाइम्स फिजियोथेरेपिस्ट कराएंगे। यहीं हमारे देख रेख में उनका 3 टाइम फिजियोथेरेपिकल ट्रीटमेंट होगा, रहना खाना सब उनको यहाँ पे मिलेगा। तो उसका चार्जेस यहाँ पे पर डे 2000 के हिसाब से होता है, 60,000 पर मंथ उसका लगता है। हाँ, दूसरे जगह वो ट्रीटमेंट कराने के लिए जाएंगे तो हो सकता है इससे कम चार्जेस में भी हो जाए, लेकिन अगर वो देखेंगे जितना जल्दी रिकवरी यहाँ होगा उतना जल्दी रिकवरी उनको कहीं नहीं मिलेगा। केस पे डिपेंड करता है, वो केस कैसा रहता है। हाँ, लेकिन जैसे कोई स्ट्रोक केस है, स्ट्रोक केस को मैं विद इन अ मंथ, 1 मंथ के अंदर मैं उनको खड़ा करके चला सकता हूँ। अगर स्ट्रोक कैसा भी किसी भी स्टेज का हो, मैं उसको 1 मंथ के अंदर चला सकता हूँ। हाँ, अगर उनका माइल्ड स्ट्रोक है तो 10 दिन के अंदर मैं उनको खड़ा करके चला सकता हूँ। और अगर सीवियर है, 70% 80% अगर डैमेज हो रखा है, तो फिर मैं 1 महीने के अंदर चला सकता हूँ, जो आपको शायद ही पटना में कहीं मिलेगा इतना जल्दी रिकवरी ला के दे दे। और मैं यहाँ पे पैसा कमाने के व्यू से नहीं आया हूँ, मैं पेशेंट देखने के व्यू से आया हूँ। फिजियोथेरेपी एक ऐसा चीज़ है जिसमें ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, ये मेरा पैशन है। मैं इसको पैशन के तरह लेता हूँ। इसी के लिए मैंने कभी भी किसी से भी, वो कोई भी तरह के डॉक्टर हों, कभी भी मैंने अपने लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कि मुझे यहाँ इतना परसेंटेज देना पड़ेगा तभी कोई मुझे पेशेंट दे। मैं अपने पे चलता हूँ, अपने पे करता हूँ, ताकि मुझे कोई पीछे से पुश करने वाला नहीं रहे कि भाई आपको ये चीज़ नहीं करना, ये चीज़ रोकना है। तो इसी के लिए थोड़ा सा हो सकता है लोगों को चार्जेस ज़्यादा लगे। अगर मैं वही परसेंटेज लेता हूँ तो फिर मैं अपना हाथ ख़राब कर लूँगा। मुझे पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा चार्जेस कम कर दूँगा, लेकिन मुझे पेशेंट को रिकवरी में जो 1 महीने में कराता हूँ, उसी को मुझे खींच के 6 महीने साल भर लेके जाना होगा। तो मैं ये चीज़ करना। अच्छा, एड्रेस बता दीजिए हमारे दर्शकों को, ताकि जो लोग भी आए उनके लिए सुविधा हो जाए। हमारा यहाँ का एड्रेस है कंकरबाग मेन रोड, चिड़ियाटाल पुल के ठीक नीचे महावीर नेत्रालय है। महावीर नेत्रालय के बगल में आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मिलेगा, उसी के 3rd फ्लोर पे जेटी डिसेबल्ड केयर है, जिसके नीचे आपको लिफ्ट का सुविधा मिल जाएगा। आप आराम से लिफ्ट के थ्रू ऊपर आ सकते हैं, जो कि 24/7 चलते रहता है। लिफ्ट हमेशा कभी रुकता नहीं है। बाद बाकी स्टेयर भी है चढ़ने के लिए, तो जिस तरह से जैसा सुविधा हो वैसा लाया जा सकता है। अगर किसी पेशेंट को ऊपर चढ़ने में असुविधा हो लिफ्ट के बावजूद भी, या वो अगर चाहें कि नहीं अगर कुछ और लोग होते जो ऊपर तक लेके जाते, तो हमारे यहाँ फिजियोथेरेपिस्ट भी काफ़ी हैं। 12 फिजियोथेरेपिस्ट यहाँ हमारे पास हैं। उसके बाद कुछ स्टाफ भी हैं, अगर उनको कोई दिक्कत होता है तो नीचे भेज के पटना उनको। में सिर्फ एक ही सेंटर है आपका? पटना में मेरा 2 सेंटर है, एक फ़िलहाल 2 है। इसके बाद फिर और भी एम है आगे करने का। एक बार देख लूँ कि लोगों का प्यार हमें कैसा मिलता है। एक कहाँ है? एक तो कंकड़बाग में, एक कंकरबाग में है, दूसरा मेरा कृष्णा नगर में है। अच्छा, कृष्णा नगर में आपका बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, कृष्णा नगर बैंक ऑफ इंडिया के बगल में। इनकम टैक्स गोलंबर से सीधा रास्ता जाता है, वो कृष्णा नगर में बैंक ऑफ इंडिया आएगा, उसके ठीक बगल में ही अपना न्यूरो ऑर्थो सेंटर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी देने के लिए, और न्यूरो से जुड़ी तमाम
जो सर ने बताया कि कैसे ये बीमारियों को ठीक करते हैं। अगर आप भी आना चाहते हैं तो जो एड्रेस नीचे आपके स्क्रीन पे आप देखेंगे चल भी रहा होगा, नंबर भी दिया जा रहा है, इस नंबर पे आप संपर्क करेंगे तो कृष्णा सर आपकी सेवा में हमेशा लगे रहेंगे। नंबर दिया जा रहा है नीचे में, आप उस नंबर पे संपर्क कीजिए। आइए, फिजियोथेरेपी, ऑर्थो से जुड़ी तमाम बीमारियां आपकी जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगी। भारत लाइव पे ऐसी ही तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल पे। अपनी राय रखिए, कोई सवाल है तो पूछिए, अगली बार जब मिलेंगे तो इस सवाल का जवाब आप सभी दर्शकों के लिए लेंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।